तो चलिए इस जेनेटिक बैटलग्राउंड को थोड़ा करीब से देखते हैं। किसी भी फसल को खेत में उगाने का विज्ञान समझने से पहले मुझे लगता है उसके जन्मस्थान और उसके डीएनए को खंगालना जरूरी है। सही बात है, बेसिक्स बहुत जरूरी हैं। तो स्रोतों के अनुसार गेहूं का उत्पत्ति स्थल साउथ वेस्ट एशिया, विशेषकर टर्की के आसपास का क्षेत्र माना जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एसिटिवम है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है इसका जेनेटिक मेकअप। देखिए, ट्रिटिकम एस्टिवम का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है ना, वो प्रकृति का एक बहुत ही दुर्लभ अजूबा है। ये एक हेक्साप्लॉइड है जिसका क्रोमोसोम नंबर 2n = 42 है। 42 मतलब ये काफी ज्यादा है। हाँ, अब हेक्साप्लॉइड होने का मतलब ये नहीं है कि ये किसी एक पौधे का सीधा विकास है। मतलब हजारों सालों की प्रक्रिया में 3 अलग-अलग जंगली घासों का, जिन्हें हम वाइल्ड ग्रासेस कहते हैं, उनका आपस में प्राकृतिक संकरण या नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन हुआ। अच्छा, तो 3 अलग-अलग प्रजातियां मिल गई। बिल्कुल, तीनों प्रजातियों ने अपने अपने क्रोमोसोम जोड़े, तब जाके ये जटिल और अत्यधिक अडेप्टेबल पौधा तैयार हुआ। आज भारत में लगभग 87% क्षेत्रफल पर इसी कॉमन ब्रेड व्हीट की खेती होती है। ये तो ऐसा है जैसे प्रकृति ने 3 अलग-अलग सॉफ्टवेयर को मिलाकर एक अल्टीमेट ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया हो। सही एनालॉजी है। और इसका दबदबा इतना ज्यादा है कि इसे किंग ऑफ सीरियल्स कहा जाता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि सीरियल शब्द खुद रोमन देवी सेरेस से आया है, जिन्हें कृषि और अनाज की देवी माना जाता था। हाँ, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट है। दुनिया भर में एरिया और प्रोडक्शन दोनों पैमानों पर यह फसल नंबर 1 पर है। लेकिन इस किंग वाले रुतबे के पीछे सिर्फ इसका इतिहास नहीं है, इसका प्रोटीन प्रोफाइल एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ओहो, प्रोटीन प्रोफाइल, मैं इसी पर आने वाली थी। उस प्रोटीन प्रोफाइल को समझना बेकिंग और न्यूट्रिशन दोनों के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रिटिकम एस्टिवम के दानों में लगभग 8 से 11% प्रोटीन पाया जाता है और ये कोई साधारण प्रोटीन नहीं है। तो इसमें क्या खास है? ये मुख्य रूप से 2 अलग-अलग प्रोटीन्स का मिश्रण है, 50% ग्लियाडिन और 50% ग्लूटेनिन। जब आटे में पानी मिलाया जाता है और उसे गूंथा जाता है तो ये दोनों घटक आपस में प्रतिक्रिया करके एक कोलॉइडल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और इसी कॉम्प्लेक्स को हम ग्लूटेन कहते हैं। अच्छा, मैं इस बायोकेमिकल रिएक्शन को थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ग्लियाडिन आटे को चिपचिपाहट या विस्कोसिटी देता है और ग्लूटेनिन उसे रबल जैसी फ्लेक्सिबिलिटी देता है? बिल्कुल, आप एकदम सही दिशा में सोच रही हैं। मतलब जैसे ये दोनों मिलकर एक डबल साइडेड टेप और इलास्टिक बैंड का काम कर रहे हों, जो आटे को एक जबरदस्त खिंचाव या इलास्टिसिटी देते हैं। शायद इसी की वजह से खमीर उठने पर रोटी फूलती है या ब्रेड स्पंजी बनती है। हाँ, ये डबल साइडेड टेप वाली एनालॉजी इस प्रक्रिया को बिल्कुल सही ढंग से समझाती है। बिना ग्लूटेन के गैस के बुलबुले आटे के अंदर टिक नहीं पाएंगे और वो स्पंजी टेक्सचर कभी नहीं मिलेगा। लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है ना? बिल्कुल, हर वैज्ञानिक चमत्कार का एक दूसरा पहलू भी होता है। यही ग्लूटेन कुछ मनुष्यों के पाचन तंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। जिन लोगों में सीलियाक डिजीज या ग्लूटेन इंटॉलरेंस होती है, उनका इम्यून सिस्टम इस कोलॉइडल कॉम्प्लेक्स को एक बाहरी खतरे की तरह देखता है। जिसकी वजह से आंतों में गंभीर सूजन और नुकसान होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज बेकिंग इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा वरदान है, वही चीज आजकल के ग्लूटेन फ्री डाइट ट्रेंड का मुख्य कारण भी है। एकदम सही। ग्लोबल डोमिनेंस और जेनेटिक्स की इस कहानी के बाद अब अगर हम भारत के नक्शे पर नजर डालें तो इसका प्रोडक्शन लैंडस्केप कुछ बहुत ही दिलचस्प डेटा पॉइंट सामने रखता है। देखिए, भारत का कृषि गणित विरोधाभासों से, मेरा मतलब है कॉन्ट्रडिक्शन से भरा हुआ है। अगर हम सिर्फ जमीन की बात करें, यानी एरिया के हिसाब से देखें, तो सबसे ज्यादा खेती उत्तर प्रदेश में होती है, उसके बाद मध्य प्रदेश और फिर पंजाब। मतलब यूपी, फिर एमपी और फिर पंजाब। हाँ, और प्रोडक्शन यानी कुल उत्पादन में भी यही क्रम देखने को मिलता है। यूपी, फिर पंजाब, फिर हरियाणा। यहां तक सब कुछ सामान्य लगता है, ज्यादा जमीन मतलब ज्यादा अनाज। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब हम प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता प्रति हेक्टेयर की बात करते हैं। बिल्कुल, वहां बड़े बड़े राज्यों को पीछे छोड़कर पंजाब सबसे ऊपर बैठ जाता है। लगभग 45 क्विंटल पर हेक्टेयर की जबरदस्त प्रोडक्टिविटी। ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि पंजाब की जमीन में ऐसा क्या है जो प्रति हेक्टेयर इतनी भारी उपज दे रहा है? इसके पीछे जमीन इजादू से ज्यादा मानव निर्मित संसाधनों का हाथ है। पंजाब में गेहूं की खेती वाला लगभग 100% हिस्सा इरिगेटेड एरिया
यानी सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पानी की कोई कमी नहीं है। अच्छा, 100% इरिगेशन। हाँ, और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है फर्टिलाइजर कंजम्पशन। वहां जमीन को भारी मात्रा में पोषक तत्व दिए जाते हैं। तो ये जो 45 क्विंटल पर हेक्टेयर का आंकड़ा है, वो पूरी तरह से नियंत्रित सिंचाई और रासायनिक निवेश का सीधा परिणाम है। तो बेसिकली मैनेजमेंट का खेल है पूरा। संसाधनों के इस प्रभाव को समझने के बाद आप जरा पौधे की शारीरिक बनावट यानी उसकी बोटानिकल मॉर्फोलॉजी पर आते हैं। यहाँ कुछ ऐसे तकनीकी शब्द हैं जो बार बार परीक्षाओं में टकराते हैं। हाँ, जो कि बहुत स्कोरिंग हो सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बिल्कुल। तो सबसे पहले इसकी बालियों को इनफ्लोरेसेंस कहा जाता है, जिसे आम बोलचाल में ईयर या स्पाइक कहते हैं। और उस स्पाइक की संरचना बहुत ही व्यवस्थित होती है। अगर हम बारीकी से देखें तो उस स्पाइक के बीचों बीच एक सेंट्रल जिगजैग एक्सिस होती है जिस पर दाने लगे होते हैं। ओके। इस मुख्य धुरी को रैचेस कहा जाता है। इसके अलावा जो दाना हम खाते हैं उसका फ्रूट टाइप तकनीकी भाषा में कैरियोप्सिस कहलाता है। कैरियोप्सिस, ये थोड़ा नया टर्म लग रहा है। हाँ, कैरियोप्सिस एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार का फल है जहां बीज का आवरण यानी सीड कोट और फल की बाहरी दीवार यानी फ्रूट वॉल आपस में इतनी मजबूती से जुड़े होते हैं, मतलब वो पूरी तरह से फ्यूज्ड होते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। अरे वाह, मतलब छिलका और फल एक ही हो गए हैं। मॉर्फोलॉजी में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करने वाली लगी वो है इसका रूट सिस्टम। स्रोत बताते हैं कि जब बीज अंकुरित होता है तो सबसे पहले सेमिनल रूट्स निकलती हैं। सही। लेकिन फर्स्ट लीफ या सीआरआई स्टेज, जिसे क्राउन रूट इनिशिएशन कहते हैं, वहां तक आते आते पौधे के आधार से क्लोनल रूट्स विकसित होना शुरू हो जाती हैं, जिन्हें एडवेंटिशियस या नोडल रूट्स भी कहते हैं, और अंततः यही जड़ें स्थायी रूप ले लेती हैं। बिल्कुल। मतलब पौधा अपने पहली जड़ों को रिटायर कर देता है। क्या ये किसी विशाल बिल्डिंग के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली मचान मतलब स्कैफोल्डिंग की तरह है? ये मचान वाली तुलना पौधे की फिजियोलॉजी को एकदम सटीक रूप से दर्शाती है। सेमिनल रूट्स का काम सिर्फ शुरुआती 20-25 दिनों तक पौधे को जिंदा रखना है, जब तक कि वो खुद को स्थापित ना कर ले। और फिर मचान हटा ली जाती है? बिल्कुल। जैसे ही बिल्डिंग का परमानेंट स्ट्रक्चर तैयार होता है, मचान हटा ली जाती है। ठीक वैसे ही जमीन की सतह के ठीक नीचे से, जिसे क्राउन एरिया कहते हैं, वहां से क्लोनल रूट्स का एक सघन और मजबूत नेटवर्क निकलता है। फसल के बाकी पूरे जीवन काल में पानी और पोषक तत्वों को खींचने का भारी काम यही क्लोनल रूट्स करती हैं। ये ट्रांजिशन वाकई कुदरत की एक बेहतरीन इंजीनियरिंग है। लेकिन पंजाब की वो 45 क्विंटल वाली प्रोडक्टिविटी और जड़ों का ये विज्ञान हमेशा से ऐसा नहीं था। भारत में इस बम्पर पैदावार के पीछे दशकों पुरानी एक जेनेटिक क्रांति है। बिल्कुल। आजादी के बाद का वो दौर। हाँ, 1960 के दशक से पहले भारतीय खेत कुछ अलग ही दिखते थे, है ना? बहुत अलग दिखते थे। उस समय गेहूं की जो देसी वैरायटीज होती थी उनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती थी। वो टॉल होती थी। जब किसान पैदावार बढ़ाने के लिए खेतों में ज्यादा फर्टिलाइजर डालते थे तो पौधे की वानस्पतिक वृद्धि यानी वेजिटेटिव ग्रोथ और तेज हो जाती थी। अच्छा, तो वो खाद का इस्तेमाल हाइट बढ़ाने में कर लेते थे। हाँ, और बालियों में दाने भरते ही पौधे का ऊपरी हिस्सा इतना भारी हो जाता था कि वो हवा के हल्के झोंके से जमीन पर गिर जाता था। इस गिरने की प्रक्रिया को एग्रोनॉमी में लॉजिंग कहते हैं। ओहो, मतलब सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती थी। बिल्कुल। और उस लॉजिंग की समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने वाले इंसान थे डॉक्टर N.E. बोरलॉग। 1960 में उन्होंने मेक्सिको में एक जापानी वैरायटी से नोरिन 10 नाम का ड्वार्फिंग जीन आइसोलेट किया। नोरिन 10, ये तो कृषि के इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मैंने पढ़ा है कि बाद में 1963 में तत्कालीन कृषि मंत्री C. सुब्रमण्यम के प्रयासों से इन मेक्सिकन ड्वार्फ वैरायटीज को भारत लाया गया। हाँ, भारत में इनका आगमन एक बहुत बड़ा पॉलिसी और साइंटिफिक शिफ्ट था। 1965 में लर्मा रोजो और सोनारो 64 जैसी कमर्शियल वैरायटीज रिलीज की गई। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प उपभोक्ता मनोविज्ञान मतलब कंज्यूमर साइकोलॉजी भी देखने को मिली थी ना? बिल्कुल। जो ओरिजिनल मैक्सिकन वैरायटी थी उनके दानों का रंग रेड यानी लाल था। अब भारत में लोगों को लाल रंग की रोटी खाने की आदत तो थी नहीं। हाँ, लोग सोचते होंगे कि ये कैसा गेहूं है। सही कहा। इसलिए भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने तुरंत क्रॉस ब्रीडिंग शुरू की और ऐसे जेनेटिक क्रॉस तैयार किए जिनके दाने एम्बर यानी सुनहरे रंग के थे।
यह एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे विज्ञान को स्थानीय प्राथमिकताओं के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता है। अब इस बोनेपन या ड्वार्फिंग के पीछे के जेनेटिक मैकेनिज्म को समझते हैं। जरूर। स्रोतों के अनुसार पौधे की ऊंचाई कम करने के लिए 2 रेसेसिव जीन्स मुख्य रूप से जिम्मेदार थे, SD1 और SD2। हाँ, लेकिन आधुनिक भारतीय वैरायटीज में जेनेटिक मार्कर थोड़े अपडेट हो गए हैं। अब मुख्य रूप से RH1 और RH2 जीन्स पर काम होता है। इन्हें रिड्यूस्ड हाइट जीन्स कहते हैं। अच्छा, RH मतलब रिड्यूस्ड हाइट। बिल्कुल। इसके अलावा एक और तरीका है। अगर किसी कारण से जेनेटिक ड्वार्फिंग उपलब्ध नहीं है या पर्याप्त नहीं है, तो केमिकल ड्वार्फिंग का भी सहारा लिया जा सकता है। केमिकल ड्वार्फिंग वो कैसे काम करता है? इसके लिए साइकोसेल नाम के एक विशिष्ट रसायन का छिड़काव किया जाता है, जो पौधे की इंटरनोड की लंबाई को बढ़ने से रोक देता है। ओह, जेनेटिक्स और ऊंचाई की बात हो ही रही है, तो बुवाई का एक बहुत ही क्रिटिकल नियम सामने आता है, सोइंग डेप्थ रूल। बीज को मिट्टी में कितनी गहराई पर बोना है, ये पूरी तरह से उसके कोलियोप्टाइल की लंबाई पर निर्भर करता है। बिल्कुल। एग्रोनॉमी में कोलियोप्टाइल का काम समझना बहुत जरूरी है। ये एक पारदर्शी, नुकीली, सुरक्षात्मक म्यान यानी प्रोटेक्टिव शीट होती है, जो जमीन के अंधेरी और कठोर मिट्टी को चीरते हुए नए शूट को सुरक्षित बाहर निकालती है। मतलब ये जमीन के अंदर से रास्ता बनाती है। हाँ, और जैसे ही ये सूरज की रोशनी के संपर्क में आती है, ये खुल जाती है और पहली असली पत्ती बाहर आ जाती है। तो बेसिकली ये बीज की एक गर्दन या एक तरह के हेलमेट की तरह है। अब लॉजिक ये कहता है कि अगर जेनेटिक्स की वजह से बीज का पूरा शरीर ही बौना है, तो उसकी ये गर्दन यानी कोलियोप्टाइल भी छोटी होगी। सही पकड़ा आपने। अगर हम एक छोटी गर्दन वाले बीज को मिट्टी में बहुत ज्यादा गहरा गाड़ देंगे, तो वो सतह तक पहुंचने से पहले ही अपनी सारी ऊर्जा खत्म कर देगा और अंदर ही दम तोड़ देगा। और यही कारण है कि बुआई की गहराई को लेकर सख्त वैज्ञानिक पैरामीटर्स तय किए गए हैं। देखिए, अगर बीज सिंगल जीन ड्वार्फ है, जैसे कि सोनालिका वैरायटी, तो उसे 5-6 सेंटीमीटर की गहराई पर बोया जाता है। ओके, 5 से 6 सेंटीमीटर। और अगर वो डबल जीन ड्वार्फ है, जैसे कल्याण सोना या HD 2009, जिसे अर्जुन भी कहते हैं, तो उसे थोड़ा और ऊपर यानी 4-5 सेंटीमीटर गहराई पर रखा जाता है। और 1970 के दशक में जो ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी विकसित हुई, जैसे कि हीरा, मोती और लाल बादशाह, उन्हें तो जमीन की सतह के एकदम करीब सिर्फ 3-4 सेंटीमीटर गहराई में बोया जाता होगा। बिल्कुल सटीक। यह एक सीधा आनुपातिक नियम या प्रोपोर्शनल रूल है। बीज जितना ज्यादा जेनेटिकली बौना होगा, उसकी बुआई उतनी ही उथली यानी शैलो करनी होगी। वाह, जेनेटिक्स के चमत्कारों की इस लिस्ट में एक नाम और जुड़ता है जिसने इंसानी इनोवेशन की सीमाएं ही तोड़ दी। वो है ट्रिटिकेल। ओह, ट्रिटिकेल, क्या बात है। ये गेहूं यानी वीट और राई यानी राई के बीच कराया गया एक इंटरजेनेरिक क्रॉस है। इंसान के हाथों से बनाई ये दुनिया का पहला मैन मेड सीरियल है, जिसकी एक बेहद मशहूर वैरायटी DT46 है। हाँ, और इसके पीछे का आइडिया ये था कि गेहूं से प्रोडक्टिविटी ली गई और राई से कठोर मौसम सहने की ताकत, जिसे हार्डीनेस कहते हैं, वो ली गई। अब तक की बातचीत में हमारे पास बेहतरीन जेनेटिक्स वाले बीज आ चुके हैं, लेकिन असली परीक्षा तब शुरू होती है जब ये बीज खेत में उतरते हैं। बिल्कुल। फील्ड मैनेजमेंट। हाँ। सोइंग मैकेनिक्स और इरिगेशन के नियम ये तय करते हैं कि वो जेनेटिक पोटेंशियल पूरी तरह से बाहर आ पाएगा या नहीं। सबसे पहले नोट्स बताते हैं कि ट्रिटिकम एस्टिवम एक C3 लॉन्ग डे प्लांट है। देखिए, लॉन्ग डे प्लांट होने का मतलब है कि इसे अपने वानस्पतिक विकास यानी वेजिटेटिव फेज के दौरान ठंडे मौसम की जरूरत होती है, लेकिन जब इसके फूल खिलने और दाने पकने का समय आता है, तब इसे लंबे दिनों और गर्म तापमान की आवश्यकता होती है। मतलब प्रकाश काल लंबा होना चाहिए। यस, हाँ, इसी प्रकाश संवेदनशीलता के कारण बुवाई का समय बहुत सीमित होता है। सोइंग टाइमलाइन के लिए नवंबर का पहला पखवाड़ा, मतलब फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर, सबसे आदर्श माना जाता है। और बुवाई के अलग अलग तरीकों में सीड रेट्स यानी बीज दर का जो वेरिएशन है, वो बहुत दिलचस्प है। सामान्य तौर पर 1 हेक्टेयर में 100 किलोग्राम बीज लगता है, नॉर्मल कंडीशन में। हाँ, लेकिन अगर किसान ब्रॉडकास्टिंग यानी छिड़काव विधि का इस्तेमाल कर रहा है, तो बीज बर्बाद ज्यादा होता है और 125 किलोग्राम तक लग जाता है। इसके विपरीत डिबलिंग मेथड में जहां एक-एक बीज को निश्चित दूरी पर मशीन या हाथ से बोया जाता है, वहां सबसे कम बीज लगता है, महज 25-30 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ये बहुत बड़ा फर्क है।
और पानी बचाने के लिए बुआई का एक सबसे आधुनिक तरीका है FIRB मेथड, यानी फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड। इसमें क्या होता है? इस सिस्टम में पूरे खेत को समतल रखने के बजाय उठी हुई क्यारियां या रेज्ड बेड्स बनाई जाती हैं। बीजों को उन उठी हुई क्यारियों पर बोया जाता है और पानी उनके बीज बनी नालियों में, जिन्हें फरोस कहते हैं, उनमें छोड़ा जाता है। अच्छा, तो पानी डायरेक्ट पौधे को टच नहीं करता। बिल्कुल। इससे पानी सीधे पौधे के तने से नहीं टकराता, जड़ों को ऑक्सीजन मिलती रहती है और सबसे ज्यादा यील्ड हासिल होती है। न्यूट्रिशन की बात करें तो NPK का स्टैंडर्ड रेशो 120-60-40 है। लेकिन स्रोतों में रेन फेड यानी बारानी इलाकों के लिए एक बहुत ही शानदार हैक दिया गया है। कौन सा हैक? जिन इलाकों में बारिश के भरोसे खेती होती है, अगर वहां खड़ी फसल में थायोयूरिया का 0.5% का स्प्रे कर दिया जाए तो यील्ड 10-15% तक बढ़ जाती है। और बायो फर्टिलाइजर के रूप में अज़ाटोबैक्टर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा अनुशंसित है। ये थायोरिया वाला पॉइंट बहुत क्रिटिकल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक बार बीज खेत में सेट हो गया तो अगला सबसे बड़ा निर्णय होता है सिंचाई यानी इरिगेशन का। डॉक्टर RBL भारद्वाज ने गेहूं की इरिगेशन फिजियोलॉजी टाइमलाइन स्थापित की थी, जो आज भी एग्रीकल्चर का गोल्ड स्टैंडर्ड है। हाँ, डॉक्टर भारद्वाज की टाइमलाइन। इसमें सबसे निर्णायक मोड़ आता है बुआई के ठीक 21 दिन बाद, यानी 21 DAS पर। इस स्टेज को CRA स्टेज कहा जाता है, मतलब क्राउन रूट इनिशिएशन। यही वो मचान वाली स्टेज है जिसकी हमने पहले चर्चा की थी। एकदम सही। ये वो समय है जब पौधा अपनी पुरानी सेमिनल रूट्स को छोड़कर नई क्लोनल रूट्स बना रहा होता है। अगर इस भारी कंस्ट्रक्शन के समय पौधे को मिट्टी में नमी नहीं मिली तो क्या होगा? तो उसका पूरा परमानेंट रूट सिस्टम कमजोर रह जाएगा, जड़ें गहराई तक नहीं जा पाएंगी और भविष्य में, मतलब चाहे आप कितना भी पानी या खाद दे दें, पौधा कभी रिकवर नहीं कर पाएगा। ओहो। तो पूरी फसल की यील्ड वहीं से गिरना शुरू हो जाएगी। इसलिए CRA स्टेज को सबसे क्रिटिकल माना जाता है। तो 21वें दिन पानी देना सबसे जरूरी है। RBL भारद्वाज टाइमलाइन में थोड़ा और आगे चलें तो बूटिंग या फ्लावरिंग स्टेज आती है लगभग 80-85 DAS पर। और यहीं पर हमारे इंट्रो वाला वो चौंकाने वाला डेटा आता है। हाँ, वो 50% वाला। बिल्कुल। इस स्टेज पर एक विशेष पत्ती निकलती है जिसे फ्लैग लीफ कहते हैं, और ये अकेली पत्ती पूरी फसल की 50% उपज होल्ड करती है। ये पौधे का VIP हिस्सा कैसे बन जाती है? देखिए, इसे आप पौधे का प्राइमरी सोलर पैनल मान सकती हैं। फ्लैग लीफ बिल्कुल स्पाइक यानी बालियों के ठीक नीचे स्थित होती है। जब बालियों के अंदर दाने दूधिया अवस्था में होते हैं और भर रहे होते हैं, जिसे ग्रेन फिलिंग स्टेज कहते हैं, तब उन्हें तुरंत भारी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है। अच्छा, और क्योंकि ये पत्ती सबसे पास है? बिल्कुल, चूंकि फ्लैग लीफ बालियों के सबसे करीब होती है, इसलिए इसका प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस सीधे दानों का वजन और आकार तय करता है। अगर इस पत्ती को कोई बीमारी लग गई या पानी की कमी हो गई तो दाने सिकुड़ जाएंगे। इसी लॉजिक पर वाटर स्कार्सिटी मैनेजमेंट रूल टिका हुआ है। अगर किसी किसान के पास पूरे सीजन में सिर्फ एक ही बार इरिगेशन करने भर का पानी उपलब्ध है तो उसे बाकी सारे दिन छोड़ देने चाहिए और वो पानी सटीक 21वें दिन यानी CRI स्टेज पर देना चाहिए। हाँ, क्योंकि जड़ें बन रही हैं। और अगर 2 सिंचाई का पानी है तो पहला CRI पर और दूसरा फ्लावरिंग या बूटिंग पर, ताकि फ्लैग लीफ अपना काम कर सके। ये नियम स्पष्ट करता है कि सीमित संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे किया जाना चाहिए। एग्रोनॉमी सिर्फ पानी देने के बारे में नहीं है, बल्कि सही समय पर पानी देने के बारे में है। बिल्कुल। तो अब हमारे पास एक बेहतरीन जेनेटिक्स वाली फसल है, सही गहराई पर बोई गई है और 21वें दिन उसे पानी भी मिल गया। सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। हाँ, लेकिन इसी परफेक्शन के बीच खेत में कुछ घुसपैठिए भी अपना सिर उठा रहे हैं। आप वीड्स की बात कर रही हैं? हाँ, सेक्शन 5 की ओर बढ़ते हुए इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट और हर्बिसाइडल हैजर्ड्स का विज्ञान बहुत पेचीदा है। खेत में जो सबसे बड़ा बायोलॉजिकल खतरा है वो एक मोनोकॉट से आता है। इसका वैज्ञानिक नाम फैलरस माइनर है, जिसे आम भाषा में गुल्ली डंडा या गेहूं का मामा भी कहा जाता है। गेहूं का मामा, ये नाम काफी मजेदार है। हाँ, एग्रोनॉमी में इसे मेजर मिमिक्री वीड का दर्जा दिया गया है। मिमिक्री वीड मतलब ये छलावरण या कैमोफ्लाज का उस्ताद है। मैंने पढ़ा कि ये खरपतवार खेत में बिल्कुल गेहूं के पौधे जैसा ही दिखता है। वानस्पतिक विकास के दौरान दोनों में फर्क कर पाना लगभग असंभव है, लेकिन इसका जो टेस्ट वेट है वो उसकी पूरी चालाकी की पोल खोल देता है। बिल्कुल सही कहा आपने।
टेस्ट वेट का मतलब होता है 1000 दानों का वजन। जहां गेहूं के 1000 दानों का वजन 40 ग्राम होता है, वहीं फैलरिस माइनर के 1000 बीजों का वजन सिर्फ 2 ग्राम होता है। वेट सिर्फ 2 ग्राम? जी हाँ। ये तो 40 ग्राम के मुकाबले कुछ भी नहीं है। हाँ, यही वजन बीजों के स्तर पर इसे पहचानने का एकमात्र डायग्नोस्टिक टूल है। लेकिन खेत में इसे नियंत्रित करने का इतिहास एक लंबी वैज्ञानिक जंग की तरह रहा है। शुरुआती दौर में इसे इसोप्रोट्रॉन नाम के केमिकल से कंट्रोल किया जाता था, वो भी 0.75 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से। लेकिन प्रकृति को आप ज्यादा देर तक किसी केमिकल से नहीं रोक सकते हैं ना? हिसार में डॉक्टर R.K. मलिक ने एक बहुत ही डराने वाली रिसर्च पब्लिश की थी। जी हाँ। उन्होंने पाया कि फैलरिस माइनर ने इसोप्रोट्रॉन के खिलाफ रेजिस्टेंस विकसित कर ली है। मतलब किसान केमिकल डाल रहे थे, लेकिन ये खरपतवार उसे पीकर और तेजी से बढ़ रहा था। ये तो इम्पोस्टर सिंड्रोम का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब ये रेजिस्टेंस सामने आया तो पूरी एग्रोनॉमिक कम्युनिटी में हड़कंप मच गया था। इसके बाद करंट मॉडर्न प्रोटोकॉल्स को लागू किया गया। तो अब क्या यूज करते हैं? आज इसे खत्म करने के लिए बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में नए रसायनों का इस्तेमाल होता है। सोल्यूशन ए के रूप में सल्फर सल्फ्यूरॉन महज 20 ग्राम पर हेक्टेयर, या सोल्यूशन बी के रूप में मीटा सल्फ्यूरॉन सिर्फ 4 ग्राम पर हेक्टेयर। इसका प्रयोग 30-35 दास पर किया जाता है। ये रसायन खरपतवार के एंजाइम्स को ब्लॉक कर देते हैं। वाओ, 4 ग्राम! मोनोकॉट्स के अलावा डाइकॉट वीड्स यानी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का भी एक अलग आतंक है। बिल्कुल है। इनमें चेनोपोडियम अल्बम, जिसे बथुआ कहते हैं, उसे एब्सोल्यूट वीड माना गया है, और कॉन्विल्वस आर्वेंसिस यानी हिरणखुरी को ऑब्जेक्शनेबल वीड। इन डाइकॉट्स का सफाया करने के लिए 2,4-D ईस्टर सॉल्ट का इस्तेमाल 30-35 डैस की टाइमलाइन पर किया जाता है। ये 2,4-D का इस्तेमाल बहुत ही प्रभावी है, लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, स्रोतों में इसके साथ एक बहुत बड़ा हैजर्ड वार्निंग जुड़ा हुआ है। कौन सा खतरा? ये है टाइमिंग हैजर्ड। अगर किसी ने गलती से भी बुआई के 30 दिन से पहले, मतलब जब पौधा CRI स्टेज से गुजर रहा हो, तब 2,4-D का स्प्रे कर दिया, तो पौधे में ईयर मॉल्फॉर्मेशन हो जाता है। ईयर मॉल्फॉर्मेशन? हाँ, इसका मतलब है कि गेहूं की बालियां मुड़ जाती हैं, विकृत हो जाती हैं और उनमें दाने नहीं बनते। बाप रे! और इस विकृति के मामले में वैरायटी की जेनेटिक्स भी बहुत मायने रखती है। नोट साफ चेतावनी देते हैं कि HT 2009, जिसे अर्जुन वैरायटी भी कहा जाता है, वो 2,4-D के प्रति विशिष्ट रूप से अति संवेदनशील या यूनिकली ससेप्टेबल है। बिल्कुल, इस वैरायटी पर तो 2,4-D का स्प्रे एक तरह से जहर का काम करता है। इसके अलावा मैंने एक ड्रिफ्ट हैजर्ड के बारे में भी पढ़ा था। हाँ, ड्रिफ्ट हैजर्ड। देखिए, 2,4-D अत्यधिक वाष्पशील यानी वोलेटाइल होता है। अगर गेहूं के खेत के आसपास पल्स क्रॉप्स यानी दालों की खेती लगी है, तो स्प्रे करते समय हवा के साथ उड़कर ये दालों की चौड़ी पत्तियों पर बैठ जाता है और उन्हें पूरी तरह जलाकर तबाह कर सकता है। तो मतलब इसका एप्लीकेशन बहुत ही सावधानी मांगता है। बहुत ज्यादा। सारे खतरों से बचकर जब फसल अंततः कटाई के लिए तैयार होती है, तो पोस्ट हार्वेस्ट पैरामीटर्स भी हार जीत तय करते हैं। हार्वेस्टिंग के समय दानों में नमी या मॉइस्चर 25-30% होनी चाहिए। लेकिन उसे सीधा गोदाम में नहीं रख सकते। बिल्कुल नहीं। सेफ स्टोरेज के लिए उसे सुखाकर 10-12% नमी के स्तर तक लाना जरूरी है, ताकि साइलो या बिन में फंगस या कीड़े न लगें। और जब फंगस की बात आती है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को समझना जरूरी हो जाता है। हाँ, भारत की गेहूं एक्सपोर्ट के लिए सबसे बड़ा कांटा करनाल बंट नाम की फंगल बीमारी है। ये वही बीमारी है जो दानों को अंदर से सड़ा देती है और उनमें से सड़ी हुई मछली जैसी बदबू आने लगती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के फाइटोसैनिटरी क्वालिटी नियम बहुत सख्त हैं। हाँ, अगर कंसाइनमेंट में करनाल बंट की थोड़ी सी भी मौजूदगी पाई जाती है, तो पूरे का पूरा जहाज रिजेक्ट कर दिया जाता है। यह पूरी चर्चा दर्शाती है कि एग्रीकल्चर सिर्फ बीज बोने और काटने का नाम नहीं है। यह जेनेटिक्स, रसायन विज्ञान और मौसम के बीच का एक बेहद संवेदनशील संतुलन है। एकदम सच कहा आपने। तो अगर हम आज के इस पूरे सफर को समेटें, तो हमने साउथ वेस्ट एशिया के एक जंगली हेक्साप्लॉइड पौधे से शुरुआत की। हमने देखा कैसे वो अपनी 42 क्रोमोसोम की ताकत से किंग ऑफ सीरियल्स बना। हाँ, और कैसे डॉक्टर बोरलॉग का नॉरेन 10 जीन भारत आया। बिल्कुल,
कोलियोप्टाइल की लंबाई ने बुआई की गहराई तय की और पंजाब 45 क्विंटल पर हेक्टेयर की प्रोडक्टिविटी तक पहुंचा। हमने 21वें दिन की क्रिटिकल CRI स्टेज के विज्ञान को डिकोड किया, फ्लैग लीफ का जादू देखा और फेलरिस माइनर जैसे बहरूपियों के खिलाफ लड़ी जा रही रासायनिक जंग को समझा। एक साधारण सी दिखने वाली रोटी के पीछे विज्ञान का इतना विशाल साम्राज्य काम कर रहा है, ये एहसास अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। जाते जाते स्रोतों के अंतिम हिस्से में छिपे एक बेहद दिलचस्प विचार को सामने रखना जरूरी है, जो इस विज्ञान के भविष्य की ओर इशारा करता है। मैं समझ गया आप किस तरफ इशारा कर रही हैं। हाँ, हमने जेनेटिक्स और रसायनों की बात की, लेकिन नोट्स के अंत में एडवांस्ड प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स का जिक्र है। वहाँ वीट हाइब्रिडाइजेशन के गुजो मेथड और बैक क्रॉस ब्रीडिंग से बनने वाली मल्टी लाइन्स के बारे में बताया गया है। ये जेनेटिक्स का अगला बड़ा फ्रंटियर है। देखिए, मल्टी लाइन्स का मतलब है कि एक ही फसल के अंदर कई अलग अलग जेनेटिक लाइन्स को बैक क्रॉस के जरिए मिलाना। सोचिए, अगर हम अलग अलग बीमारियों से लड़ने वाले जीन्स को एक साथ स्टैक कर दें तो हम करनाल बंड जैसे पैथोजेंस के खिलाफ कितनी अभेद्य दीवार खड़ी कर सकते हैं। ये एक ऐसा विषय है जो एग्रीकल्चर के भविष्य की दिशा तय करेगा, और मुझे लगता है श्रोताओं को इस पर खुद एक बार डीप डाइव जरूर करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। तो अगली बार जब थाई में एक साधारण सी रोटी सामने आए, तो बस एक पल रुककर उस गुजो मेथड, उस 21st डे की CRI स्टेज और उस फ्लैग लीफ के बारे में जरूर सोचिएगा, जिसने धूप की ऊर्जा को समेटकर उस दाने को हमारी थाली तक पहुंचाया है। वो सिर्फ आटा नहीं है, वो सदियों का विज्ञान है।